हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 1 से 2 पार्ट नहीं तो 3 पार्ट में करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही कथन कौन सा है? केवल 2, क्योंकि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, ये प्रथम गवर्नर थे। क्या थे? प्रथम गवर्नर थे। आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। अगला है 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर, तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मेयो, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो मैं अभी बताया आपको कि भारत का अगर पूछा जाए तो कौन बताना है? विलियम बेंटिंक। किसको? विलियम बेंटिंक को बताना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिंक है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। आगे हमसे कहा क्या है कि उपर्युक्त घटनाओं के घटित होने के कालानुक्रमानुसार निम्नलिखित कूट में से सही क्रम का चयन कीजिए। तो हम इन घटनाओं को हमको अरेंज करना है। आइए देखते हैं। तो ये बक्सर का जो युद्ध हुआ है, ये हुआ है 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ है? 3 मई 1765 को, जब बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। उसके बाद क्लाइव को पुनः बुलाया गया है। आगे है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? अगस्त 1765 को। तो यही क्लाइव अगस्त 1765 की संधि करता है। आगे है, वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना, ये कब बना? 1772 में बना है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न में त्रुटि है। वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बताया गया है, जो कि गलत है। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में बना तथा 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। निकटतम उत्तर विकल्प बी होगा, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं। आप बस इतना डेट याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट क्या दिया? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की। तो ये सही है। क्या बोल रहा है कि प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग रखता है, लेकिन इसको मजबूती कौन प्रदान करता है? कार्नवालिस। ये एक कोड लाता है जिसको कार्नवालिस कोड भी बोला जाता है या कार्नवालिस संहिता। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आप देखेंगे कि जब बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद इसको पुनः बुलाया जाता है। आगे है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेंटिंक को उसको सामाजिक और राजनैतिक कार्यों के लिए याद किया जाता है। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र समृद्धि में जोड़े। तो ये सही है आपका। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। विलियम बेंटिंक क्या किया है? विलियम बेंटिंक के शासन के लगभग 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। ठीक है, बेंटिंक के बारे में आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है, किस लिए बेंटिंक को याद किया जाता है? सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत या द्वितीय के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर तथा संभलपुर और 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1854 ईस्वी में झांसी तथा नागपुर का विलय कर लिया।
1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डलहौजी जो है वो अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर करता है। कब करता है? 1856 में करता है। और व्यपगत सिद्धांत के तहत पहला राज्य जो मिलाया गया उसका नाम है सतारा। आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। एक नोट है इसमें कि सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, जबकि 1 मई 1849 को सतारा का अधिग्रहण संपन्न हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका सही आंसर है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि उसने राजनैतिक कार्य नहीं किया, साम्राज्य सुदृढ़ नहीं किया, उसने सामाजिक कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस क्या दिया है? कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। इसको देखते हैं इसकी डिटेल कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव ही था। इस युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हमसे पूछा है बनारस विद्रोह का नेतृत्व करता। ऑप्शंस क्या दिया है? शुजाउद्दौला, राजा चेत सिंह, आसफुद्दौला, राजा महीप नारायण सिंह। तो नेतृत्व कौन किया है? राजा चेत सिंह ने किया है। इसकी डिटेलिंग करते हैं। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया। कब किया गया ये बनारस विद्रोह? 1781 में। इस विद्रोह में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपनी छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा चेत सिंह के विरुद्ध लड़ कौन रहा था? उसका नाम था वारेन हेस्टिंग, और ये भाग के शरण कहाँ लिया था? चुनार के किले में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस क्या हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। देखते हैं इसकी डिटेलिंग। 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 15 जनवरी 1784 को। कहाँ हुई है? कलकत्ता में हुई है। 9वां प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है। ऑप्शंस क्या दिया? वारेन हेस्टिंग, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित कौन रहा है? वो संबंधित रहा है वारेन हेस्टिंग। आइए इसकी डिटेलिंग करते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, जिसको रिंग फेंस बोलते हैं, से वारेन हेस्टिंग तथा बेलेजली संबंधित थे। और ये नीति लाई क्यों गई थी? कंपनी का उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिंग फेंस की नीति आई है, मराठे और अफगान इतने ज़्यादा अंग्रेज़ों को परेशान करते थे, इसलिए ये लोग रिंग फेंस की नीति लाए हैं। और उद्देश्य क्या था? अपने राज्य की रक्षा करना। लेकिन ये लोग चालाक थे, तो इन्होंने क्या किया कि एक इसका और तोड़ निकाल लिए। बोले क्या कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो, हम अपने आप सुरक्षित रहेंगे। अगला इसमें ध्यान रखना है कि बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। तो ये भी याद रखिएगा। और रिंग फेंस नीति लाया कौन है ये भी याद रखिएगा, और इसका उद्देश्य क्या था ये भी याद रखिएगा, और किसके डर के वजह से इसको लाया गया था ये भी याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शंस क्या है? हेनरी लॉरेंस, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। तो रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग से। आगे है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शंस क्या दिया है? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको समाप्त कौन किया बंगाल में? समाप्त करने वाले का नाम है वारेन हेस्टिंग। अगर पूछा जाए कि शुरू कौन किया था तो आपका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अब इसकी डिटेलिंग करते हैं हम। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने
दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा इस निर्णय को 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने लागू किया था। तो लागू कौन किया है? लॉर्ड हेस्टिंग ने लागू किया था। और कार्यकाल किसका था? वारेन हेस्टिंग का। आगे देखते हैं कि द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। शुरुआत कब हुआ? 1765। शुरुआत करने वाला रॉबर्ट क्लाइव। समाप्त कब हुआ? 1772। समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शंस क्या हैं? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव। कब लागू की गई? 1765। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शंस क्या हैं? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अब इसमें एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न हैं, किंतु B.A. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वह वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही है। मतलब वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं B.A. स्मिथ। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शंस क्या हैं? सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, जनरल डायर। तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा कौन चलाया है? वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ये बेलोर का विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है। तो ये किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? ऑप्शंस क्या दिया है? बेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, सर जॉर्ज वारलो। इनमें से कोई नहीं। तो किसके समय हुआ था बेलोर का विद्रोह? सर जॉर्ज वारलो के समय। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। 1806 ईस्वी में बेलोर में भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के कई उत्तरदायी कारण माने जाते हैं। तो इसकी डेट याद रखनी, कब हुआ? 1806। कुछ विद्वान इस विद्रोह का कारण ब्रिटिशरों द्वारा लागू की गई नई ड्रेस संहिता या इस नई ड्रेस संहिता के तहत भारतीय सैनिकों को विशेष प्रकार की चमड़े की टोपी पहनना, दाढ़ी मुड़वाना, तिलक ना लगाना आदि अनिवार्य कर दिया था। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये कारण थे। आगे है, इस नई ड्रेस संहिता को कुछ विद्वान इसे टीपू सुल्तान के वंशजों द्वारा रची गई साजिश को मानते हैं। इस समय गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वारलो था। इसी के काल में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई थी। बेलोर के विद्रोह के 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। तो ये जो बेलोर का विद्रोह है, इसको 1857 की क्रांति का पूर्वगामी मानते हैं। इसके टाइम पे गवर्नर जनरल था कौन? उसका नाम है सर जॉर्ज वारलो। और इसका कारण क्या था? इसमें 2 कारण लोग बताते हैं, एक नई ड्रेस संहिता, एक टीपू के वंशजों द्वारा रचा गया षड्यंत्र। 16वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शंस क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कौन कर रहा है? उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया। आरंभ कौन किया है? वारेन हेस्टिंग का नाम ध्यान रखिएगा। मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। तो कॉर्नवालिस संहिता कब आई है? 1793 में आई। इसके तहत किया क्या गया है? कर और न्याय प्रशासन को पृथक किया गया। किसके तहत? कॉर्नवालिस संहिता के तहत, जो आई कब है? 1793 में। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ये प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा। ऑप्शंस क्या हैं? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, बेलेजली, विलियम बेंटिंग। तो कौन इसका जनक है भारतीय सिविल सेवा का? उस जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
इसमें पढ़ लेते हैं, भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत आधार के संबंध में भी उसने नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया। किसके माध्यम से? कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से, जिसे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। ऑप्शंस क्या हैं? बेंटिंग के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके शासनकाल में किया गया है? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 18वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ऑप्शंस क्या हैं? कोतवाल, अमला, दरोगा, जमींदार। तो कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसको बोला जाता था? वो बोला जाता था दरोगा को। दरोगा करता क्या था? दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। तो नियुक्ति ध्यान रखिएगा, पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस क्या हैं? गाजीपुर में, वाराणसी में, बलिया में, गोरखपुर में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? यह है गाजीपुर में। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता तथा भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। इसने किया क्या क्या है ये ध्यान रखिएगा। इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त इसी को बोला जाता है। न्यायिक संहिता तथा भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में किसको याद किया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो मतलब कौन सा इसमें से गलत है? और ये सहायक संधि व्यवस्था लागू कौन किया? लॉर्ड वेलेजली। अब देखते हैं स्टेटमेंट इसके। पहला स्टेटमेंट है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरा है, भारत को नेपोलियन के खतरों से सुरक्षित रखना। तीसरा है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। चौथा है, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ये सहायक संधि का उद्देश्य नहीं था। इसको डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना रखेगी। जो मतलब सहायक संधि स्वीकार कर रही रियासत वो कंपनी की एक सेना रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। मतलब खर्चा कौन देगा? सेना का राज्य ही देगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। मतलब खर्च देगा राज्य, लेकिन सेना चलाएगा कौन? कंपनी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों से सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। मतलब कोई भी यूरोपीय हो अंग्रेजों के अलावा जो सहायक संधि स्वीकार कर लिया है उससे संबंधित कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता था। अगला पॉइंट है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो मतलब ये लॉर्ड वेलेजली जो था वो सहायक संधि शुरू किया। इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शंस क्या है? पेशवा बाजीराव सेकंड, दौलत राव सिंधिया, रघुजी भोसले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव सेकंड। इसकी भी डिटेलिंग कर लेते हैं क्योंकि मराठे ही अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा परेशान किए थे। आइए देखते हैं। दौलत राव सिंधिया तथा यशवंत राव होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में यशवंत राव के भाई की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? बाजीराव द्वितीय ने। परिणाम स्वरूप यशवंत राव होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की।
संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो किसने स्वीकार कर ली? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। अगला है, ये बसीन की संधि की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1802। 23वां प्रश्न है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शंस क्या हैं? अंग्रेज तथा बाजीराव फर्स्ट, फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट, अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड, डच तथा बाजीराव सेकंड। तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के मध्य। अभी ऊपर ही पढ़े हैं। 24वां प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शंस क्या हैं? अवध का नवाब, पेशवा बाजीराव द्वितीय, हैदराबाद का निजाम, त्रावणकोर का राजा। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन है? वो है अवध का नवाब। इसकी भी डिटेलिंग करते हैं। विलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से था। तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है कि विलेजली सहायक संधि का आविष्कारक नहीं है। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। तो कौन दिया था? डुप्ले। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। विलेजली की विशेषता केवल यह था कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। मतलब ये बस इतना करता कि इसका विस्तार करता है। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जबकि कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार कर लिया था। तो अवध ने सबसे पहला ऐसा काम किया था। नोट में ध्यान रखिएगा कि यदि प्रश्न में विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर होगा हैदराबाद, नहीं तो क्या उत्तर हो जाएगा? अवध। 25वां प्रश्न है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड। तो सहायक संधि को किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। 26वां प्रश्न है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शंस क्या हैं? हैदराबाद के निजाम ने, जोधपुर के राजपूत राज ने, इंदौर के होलकर राज ने, मैसूर के शासक ने। आपको ध्यान रखना है कि इसमें सभी स्वीकार किए थे। आइए देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। किसने किया? लॉर्ड वेलेजली। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वह थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। तो कौन कौन? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। इतने लोग इसको स्वीकार किए हैं। नोट में ध्यान रखिएगा कि इंदौर के होलकर तथा अन्य राजपूत राज्यों जैसे जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर आदि ने विलेजली के नेतृत्व में सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, बल्कि बाद में 1818 ईस्वी के आसपास इन्होंने विलेजली द्वारा प्रारंभ की गई संधि को स्वीकार किया था। 27वां प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? ग्वालियर के सिंधिया, पंजाब के दलीप सिंह, हैदराबाद के निजाम, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले। तो कौन थे? ये थे हैदराबाद के निजाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों को सही कालानुक्रम के नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। पहला क्या? हैदराबाद, अवध, मैसूर, सिंधिया। तो सबसे पहले कौन किया, सबसे बाद में कौन किया? तो ये क्रम एकदम अरेंज है। पहले पे किए हैदराबाद, दूसरे पे मैसूर, तीसरे पे अवध, चौथे पे सिंधिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। 29वां प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ऑप्शंस क्या हैं? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो किसने सूत्रपात किया है? ये किए हैं लॉर्ड वेलेजली। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस क्या दिया? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। डी वाला ऑप्शन सही है इसका।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, ये 1764 को हुआ था, सही है। सहायक संधि 1863, ये गलत है। तीसरा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813, ये भी सही है। तो सहायक संधि प्रणाली कब की है? ये प्रणाली है 1798 की। लाया कौन है इसको? लाए हैं बेलेजली। आगे है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो किसने फहराए रखी थी? उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह था? ऑप्शंस क्या दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग। तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ है? वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के। इसकी डिटेलिंग करते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। कब हुआ था? 1813 से 23 के बीच, जो कि 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? उस संधि का नाम है सुगौली संधि, जो हुई कब थी? 1815 में। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि कब हुई थी? ऑप्शंस क्या है? 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। तो सुगौली की संधि हुई कब है? 2 दिसंबर 1815 को। डेट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 में सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? ऑप्शंस क्या है? काठमांडू, रानीखेत, शिमला, नैनीताल। तो कौन कौन सी प्राप्त की गई थी? ये रानीखेत प्राप्त की गई थी और नैनीताल प्राप्त किया गया था। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। काठमांडू जो था, यह नेपाल की राजधानी रही। संधि के तहत यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति का प्रावधान था। काठमांडू ब्रिटिश को नहीं मिला था। तो ध्यान रखिएगा कि ये ब्रिटिश को नहीं मिला, बल्कि यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया गया था। शिमला क्या है? शिमला संधि से उस पहाड़ी पट्टी पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ जिसमें शिमला स्थित है, पर शिमला स्टेशन या परगना का वास्तविक भूमि हस्तांतरण वर्ष 1830 में पटियाला के महाराजा और क्योंथल के राणा से हुए एक समझौते से हुआ था। कब हुआ था? 1830 में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रानीखेत और नैनीताल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो हुआ किसके समय है? लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलेजली, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या दिया है? सर जॉन शोर से, लॉर्ड हेस्टिंग से, लॉर्ड बेलेजली से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग से। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शंस क्या है? 1820 से 27, 1822 से 29, 1819 से 26, 1818 से 1825। तो सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? 1820 से 27। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतबाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? रैयतबाड़ी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल में लागू किया। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। लागू सबसे पहले कहाँ हुई है? तमिलनाडु के बारामहल में। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, असम, कुर्ग तथा आधुनिक कर्नाटक का एक भाग आदि क्षेत्रों में लागू की गई थी। 39वां प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शंस क्या है? लॉर्ड बेलेजली, ये मैसूर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, अवध की नहीं। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो कौन ले लिया था मैसूर को? किस आधार पे लिया था? कुशासन के आधार पर लिया कौन मैसूर को? नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग, कछार और जयंतिया की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था व्याप्त थी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था? ऑप्शंस क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। तो कौन संबंधित था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित था। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? ऑप्शंस क्या दिया? जनरल हेनरी, प्रेंडरगास्ट, एलेक्जेंडर वर्न्स, कैप्टन सिलीमैन, कैप्टन रॉबर्ट्स पेम्बरटन। तो ठगों के दमन से संबंधित कौन है? कैप्टन सिलीमैन संबंधित है। अब इसकी डिटेलिंग करते हैं। विलियम बेंटिंग ने कैप्टन सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। तो सिलीमैन को नियुक्त कौन किया? विलियम बेंटिंग। उसने लगभग 1562 को ठगों 1826 से 35 ईस्वी के मध्य बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, कुछ सरकारी गवाह बने तथा कुछ को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शंस क्या है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, कैप्टन सिलीमैन, अलेक्जेंडर बर्न्स। किसके में उन्मूलन हुआ था? किसके नेतृत्व में? कैप्टन सिलीमैन के। आगे, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट क्या? सती प्रथा का उन्मूलन, ये पक्का, मतलब ये तो 100% है। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधानों को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। तीसरा इसका नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसको पढ़ते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में एक आरंभिक और नीतिगत कदम था, लेकिन इस एक्ट से पारित होने के तुरंत बाद दास प्रथा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस एक्ट ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यवहारिक मंच प्रदान किया था। दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन 1843 के इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से हुआ। किसके एक्ट माध्यम से? 1843 के एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट में दासों की खरीद फरोख्त और गुलाम रखने को सीधे तौर पर गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शंस क्या हैं? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग ने। तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई है? उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने इसमें प्रमुख योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो किसने घोषित किया? विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? ऑप्शंस क्या दिया है? 1825, 1827, 1829, 1830। तो कब ये समाप्त की गई? 1829 में। अगला है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड क्यूलैंड के द्वारा। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को सीमित न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गई। 1796 ईस्वी के रेगुलेशन के द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवलैंड। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ऑप्शंस क्या दिया गया? 1764, 1858, 1789, 1868। तो किस वर्ष रोका गया बंगाल से दासों के निर्यात को? ये रोका गया 1789 में। पढ़ते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गवर्नर जनरल काउंसिल द्वारा 22 जुलाई 1789 को एक घोषणा द्वारा बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस नीति से हुआ था या किस रीति से हुआ है? ऑप्शंस क्या है? अपहरण की नीति द्वारा, सहायक संधि द्वारा, युद्ध के द्वारा, कुप्रशासन के द्वारा। तो पहला याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। आधार क्या था? कुप्रशासन था। अब इसकी डिटेलिंग हम लोग कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। कब किया है? फरवरी 1856 में। नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर थे। ध्यान रखिएगा सब। कौन कौन? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट,
उदयपुर, झांसी और नागपुर। अब नोट में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1748 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, जबकि इसका वास्तविक अधिग्रहण 1 मई 1849 को हुआ था। इसलिए कुछ स्रोतों जैसे महाराष्ट्र गजेटियर में सतारा के अधिग्रहण का वर्ष 1849 मिलता है। ध्यान रखिएगा। इस तरह आज का टारगेट हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो समय से मिल जाए, और इसको अच्छे से करिएगा, ध्यान से। धन्यवाद।